Hello students, welcome to Nation First Academy. Myself Saurav Srivastav and I will teach you chemistry. Today we are going to discuss the electrochemistry which play also an important role in your competitive examinations. So before discussing the topic, first we have to know what is electrochemistry. And in electrochemistry, we have to know the electrodes, electrode potential, oxidation potential, reduction potential, and the oxidizing and reducing agent. Method of finding oxidizing and reducing agent. Before starting the chapter, we come to know what is electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं. The branch of chemistry that deals with the electrical property of solution called electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात करते हैं. मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोड्यूस होने की भी बात की जाती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके कैसे हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी बात की जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. हमारे सिलेबस में जो है वो हमें सिर्फ बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है ये हमें जानना है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में हमें जानना है, और सेल्स के बारे में जानना होगा. और इसी चैप्टर में हम कोरोजन के बारे में भी पढ़ेंगे कि कोरोजन क्या प्रोसेस होती है, कोरोजन क्यों होता है, किसकी प्रेजेंस में होती है, टाइप्स ऑफ कोरोजन क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया जाता है. मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोड्यूस होने या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन की बात की जाती है. इसमें सेकंड पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जानने के बाद अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसके लिए आप जैसे मान लो कोई एटम है ए, कोई एटम ए दिया हुआ है. अब किसी भी एटम, कोई भी एटम जब अपने आयन के कांटेक्ट में आता है, whenever any atom comes in contact of its own ion, means whenever A comes in contact of A positive or A negative only. Whenever any atom comes in contact of its own ion, means A या तो A पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ जाए या फिर A नेगेटिव के कांटेक्ट में आ जाए. मीन्स कैटायन के कांटेक्ट में आ रहा है या एनायन के कांटेक्ट में आ रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो एटम अपने ही आयन के कांटेक्ट में आना चाहिए. जैसे मान लो A है, A अगर B प्लस या फिर B माइनस के कांटेक्ट में आता है तब की बात हम नहीं कर रहे हैं. ओनली व्हेन A कम्स इन कांटेक्ट ऑफ A पॉजिटिव और A नेगेटिव. जब B की बात करेंगे तो B जब अपने आयन के कांटेक्ट में आएगा, मींस B जब B पॉजिटिव या B नेगेटिव के कांटेक्ट में आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी आ जाती है. जब कोई एटम अपने ही आयन के कांटेक्ट में आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है. यही टेंडेंसी जो होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. Whenever any atom comes in contact of its own ion, then they develop a tendency either of losing electron or gaining electron. This tendency of losing or gaining electron is called electrode potential. But always remember, A में इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की टेंडेंसी केवल तभी आ सकती है जब A पॉजिटिव या A नेगेटिव के कांटेक्ट में आएगा. वैसे ही B में इलेक्ट्रॉन को लूज करने या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी तभी डेवलप हो सकती है जब B अपने आयन के कांटेक्ट में आए. मींस B पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है या फिर B नेगेटिव के कांटेक्ट में आता है. इफ A इज इन कांटेक्ट ऑफ B पॉजिटिव और B नेगेटिव,
तब ए में इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की टेंडेंसी नहीं आएगी, तब हम इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहेंगे। Whenever any atom comes in contact of its own ion, only then there develop a tendency of either losing or gaining electron, and this tendency of either losing or gaining electron is called electrode potential. Okay? जैसे मान लो हमने आपसे बात किया आपसे कि Zn है, जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड को हमने ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया। जब जिंक की रॉड ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप की जाएगी तो ये ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है, ZnSO4 मींस Zn+2 एंड SO4-2। तो जिंक रॉड जब Zn+2 के कांटेक्ट में आएगा तो Zn में इलेक्ट्रॉन को लूज करने या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, इसके बारे में आप तब तक नहीं बोल सकते हो जब तक आप इसे किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट ना करो। मतलब जब तक कि किसी दूसरे इलेक्ट्रोड या हाफ सेल, ये जो इलेक्ट्रोड को आपने जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिप किया हुआ है तो इस टाइम पर ये जो कंस्ट्रक्शन, जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, ये हाफ सेल होता है। जब एक हाफ सेल दूसरे हाफ सेल के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि जिंक में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, ये तब डिसाइड होगा कि इसके साथ में जो हाफ सेल है वो क्या है। अगर मान लो हाफ सेल कोई ऐसा आ गया जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो उस टाइम पर जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी हाफ सेल आपने कनेक्ट किया जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जिंक के कंपेयर में कम है, तो उस टाइम पर जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रोड विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा या गेन करेगा, इसका डिसीजन तभी होगा जब वो किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म है कि जैसे ही जिंक Zn+2 के कांटेक्ट में आया, तुरंत इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की टेंडेंसी डेवलप हो गई। लेकिन अगर इसी जिंक की रॉड को हमने डिप किया CuSO4 के सॉल्यूशन में, तो CuSO4 का जो सॉल्यूशन है ये Cu+2 और SO4-2 में ब्रेक करेगा। तो Zn+2 यहां Cu+2 के कांटेक्ट में आएगा। क्या Zn+2 जब Cu+2 के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी डेवलप होगी? नेवर, कभी नहीं। क्योंकि कोई भी रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, इसके लिए जरूरी होता है कि वो अपने ही आयन के कांटेक्ट में आए। जिंक की रॉड है तो वो Zn+2 के मींस जिंक आयन के कांटेक्ट में ही आना चाहिए। कॉपर की रॉड है तो वो कॉपर के कांटेक्ट में आएगा। सिल्वर की रॉड है तो वो सिल्वर आयन के कांटेक्ट में आना चाहिए। आयरन की रॉड डिप किया है आपने तो वो Fe+2 या Fe+3 मींस जो भी आयन है, आयरन आयन के कांटेक्ट में आना चाहिए। अगर वो किसी दूसरे आयन के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की टेंडेंसी डेवलप नहीं होगी, और उस टाइम पर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? द टेंडेंसी ऑफ आइदर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन कब? जब कोई एटम अपने ही आयन के कांटेक्ट में आएगा तो, और इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा या गेन करेगा, इसका डिसीजन कब होगा? जब दो हाफ सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। जब दो हाफ सेल एक दूसरे से कनेक्ट की जाएंगी तो एक हाफ सेल ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और एक हाफ सेल ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? जैसे हम एग्जांपल एक लेते हैं कि हमने जिंक की रॉड ली, जिंक की रॉड को हमने डिप किया Zn+2 मींस जिंक आयन का कोई सॉल्ट है, ZnSO4, ZnCl2 व्हाटएवर, इसमें हमने जिंक की रॉड को डिप किया, जिंक की रॉड को डिप किया गया। उसी तरह से हमने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया,
या फिर Cu+2 का कोई भी सॉल्ट लिया, क्लोराइड है, सल्फाइड है, कुछ भी है, इसमें हमने कॉपर की रॉड को डिप किया, कॉपर की रॉड को डिप किया। जैसे ही Zn+2 के कांटेक्ट में आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने या गेन करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, और जैसे ही कॉपर Cu+2 के कांटेक्ट में आएगा, तुरंत इसमें भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने या गेन करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। अब कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका डिसीजन तब होगा जब दोनों को हम एक दूसरे से मेटेलिक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। मेटेलिक वायर के थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जब हम इसे कनेक्ट कर देंगे, तब कोई अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देगा और कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? तो जिसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट करेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना स्टार्ट कर देगा। और एक बात और ध्यान रखना कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की टेंडेंसी। द टेंडेंसी ऑफ आइदर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। The tendency of losing electron is called oxidation potential. The tendency of losing electron is called oxidation potential. Oxidation potential. And the tendency of gaining electron is called reduction potential. Tendency of gaining electron is called reduction potential. इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रिडक्शन पोटेंशियल होती है। हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो क्यों करेगा, क्योंकि वो अपने ही आयन के कांटेक्ट में आया है। अब जब Zn+2 के कांटेक्ट में आया तो इसमें भी टेंडेंसी डेवलप हुई, और जब कॉपर+2 के कांटेक्ट में आया तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की टेंडेंसी डेवलप हो गई। अब कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जिसके लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मींस जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पर हमें समझ में आ जाएगा कि जब दो इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे से हम कनेक्ट करेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन अभी जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इस वजह से जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देगा, और कॉपर के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इस वजह से कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टार्ट कर देगा। मतलब हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिंक में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मींस जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। मींस जिंक में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम है। इस वजह से जब कभी भी whenever zinc and copper will come in contact of each other, then zinc will start to lose electron. कॉपर में लूज करने की टेंडेंसी कम है, इस वजह से कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। दूसरे तरह से समझते हैं कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया क्यों और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया क्यों। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब है कि कॉपर में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम है। इट मींस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, दैट्स व्हाई कॉपर विल स्टार्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड जिंक विल स्टार्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन। आप किसी एक चीज को ही लेके चलना, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लेके चलना या फिर रिडक्शन पोटेंशियल को लेके चलना। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर अगर करना हुआ कि जिंक ने लूज क्यों किया और कॉपर ने गेन क्यों किया, तो आप एक कॉन्सेप्ट से ही आंसर करना, क्योंकि कंफ्यूजन होती है अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया क्योंकि जिंक में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मींस जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। या तो ऐसे आंसर कर दो, या फिर ये बोल दो कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और
जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इस वजह से जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कोई एक कॉन्सेप्ट ही लेके चलना, या तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लेके चलना या फिर रिडक्शन पोटेंशियल को लेके चलना। और एक चीज और ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल वे साइन में डिफर करते हैं। मींस जो वैल्यू कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होगी वही वैल्यू कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की होगी, बस वो साइन में एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। मींस कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अगर प्लस ए है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो माइनस ए होगा, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। मैग्नीट्यूड आर ऑलवेज सेम, दे डिफर ओनली इन साइन। बस वाटर के केस में कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें उसका डेरिवेशन नहीं समझना है, इस वजह से मैं भी वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल आपको याद करा दूंगा कि क्या होता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट भी डिसाइड करने के लिए इस चैप्टर में फिलहाल हम जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें नहीं पूछना है। इस वजह से जनरल कॉन्सेप्ट जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के, सिर्फ उसी को लेकर के चलना है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो आपका हो गया एनोड, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो आपका वर्क करेगा कैथोड की तरह। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो एनोड हो गया और ये वाला पोर्शन आपका हो गया कैथोड। कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इलेक्ट्रोड है। भाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, लेने का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, मींस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इलेक्ट्रोड है। और एनोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड है, इट मींस ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि इस सेल में, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें, या गैल्वेनिक सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये एनोड वाला पोर्शन नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, कैथोड जो होगा उस पर हमेशा रिडक्शन होता है, और जो एनोड होता है इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एट एनोड oxidation process take place and at cathode reduction process take place. In this cell cathode is a positive electrode because it is electron deficient electrode, and anode is a negative electrode because it is electron rich electrode. ठीक है, तो at anode अगर बात की जाए तो anode पर क्या हुआ, what happened at anode? Zinc starts to lose electron. जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और जिंक कन्वर्ट हो गया Zn+2 में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर रिसीव करेगा। कॉपर रिसीव करेगा तो कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड Cu+2, at cathode Cu+2 will receive 2 electron and will convert into Cu. जब वो आयनिक फॉर्म में है मींस एक्वस कंडीशन है, और जब वो मेटालिक स्टेट में मींस सॉलिड है। Cu+2 एक्वस कंडीशन हो गया, Cu कॉपर जहां दिया गया है ये आपका सॉलिड स्टेट हो गया। स्टेट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब भी हमसे सेल का रिप्रेजेंटेशन पूछता है तो उस टाइम पर स्टेट डिफरेंट होने पर उसका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से किया जाता है। कैसे होता है अभी हम आगे इस पे बात करेंगे। जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल का पोटेंशियल निकालने जाते हैं तो उस टाइम पर भी हमें स्टेट अगर पता होता है तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि सॉलिड की एक्टिविटी जो होती है वो हमेशा 1 कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब है कि जो गैसियस स्टेट में है और जो एक्वस कंडीशन में है केवल उन्हीं का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उन्हीं का जो भी एक्टिविटी है वो कंसीडर किया जाएगा और हम क्वेश्चन को उसी बेस पे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसकी एक्टिविटी हम 1 कंसीडर कर लेंगे, उसकी जगह उसकी एक्टिविटी को क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे कंसीडर किया नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया।
तो एनोड पर क्या हुआ, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। कैथोड पर क्या हुआ, Cu+2 जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो गया। Zn+2 में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि इस साइड का जो मोलर कंसंट्रेशन है, Zn+2 का मोल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। मोलर कंसंट्रेशन इस कंपार्टमेंट में इंक्रीज करेगा। और यहां पर क्या हुआ कि Cu+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि इस कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। व्हेन रिएक्शन स्टार्ट्स, then concentration in anodic compartment start increasing and concentration, electrolytic concentration in cathodic compartment start to decrease। दूसरी बात, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि जिंक रॉड की जो साइज है वो डिक्रीज करेगा। और यहां पर इस कंपार्टमेंट में क्या हुआ, Cu+2 जो है वो Cu में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि रॉड की साइज जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट किया, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टार्ट किया, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था, कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम थी। मींस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम था और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था। एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन हुआ। इस सेल में एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड है, और कैथोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोड होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस होती है। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो एनोडिक रॉड जो होती है वो डिक्रीज करना, उसकी साइज डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसका मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का इंक्रीज करता है। और जब कैथोडिक कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो उस टाइम पर कॉपर की रॉड जो है यहाँ पर क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। मींस कैथोड की जो रॉड है, कैथोडिक कंपार्टमेंट जो रॉड डिप की गई है उसकी साइज इंक्रीज करेगी और उसका कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट किया तो ये Zn+2 मींस पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। और यहां पर जब ये कॉपर Cu+2 Cu में कन्वर्ट होता चला गया तो इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम होती चली गई। मींस नेगेटिव चार्ज इधर इंक्रीज कर रहा है और इधर आप समझ लो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो जब इधर पॉजिटिव आयन इंक्रीज करता चला जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज को लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी। जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट किया तो वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है मींस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। इफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस देन व्हाट हैपन, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। और नेगेटिव के लिए अगर अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी धीरे धीरे डिक्रीज करती चली जाएगी। जिंक जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होता चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा और पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा जिंक में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज करती चली जाएगी। इन सेम वे कॉपर में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी धीरे धीरे डिक्रीज करती चली जाएगी, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता जा रहा है तो नेगेटिव पोर्शन इंक्रीज करता चला जा रहा है। मींस इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज करती चली जा रही है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कंटिन्यूअसली जिंक में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है और कॉपर में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब जिंक में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी नहीं रह जाएगी और कॉपर में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। मींस एक टाइम ऐसा आएगा कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करना बंद कर देगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना बंद कर देगा। और जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करना बंद कर दिया और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना बंद कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा नहीं तो इसका मतलब है करंट का फ्लो भी नहीं होगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, मींस जब तक ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तब तक तो इसमें करंट का फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही जिंक ने पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना बंद कर दिया और कॉपर ने नेगेटिव चार्ज
मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करना बंद कर दिया, तो ये रिएक्शन रुक जाएगी, मीन्स करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि रिएक्शन विल स्टार्ट बट स्टॉप आफ्टर सम टाइम। अब अगर रुक गई, ये रिएक्शन कंटिन्यूएशन में चलती रहे, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर ये रिएक्शन कंटिन्यूएशन में चलती रहे, आप ये चाह रहे हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। मींस ये जो रिएक्शन कुछ समय के बाद रुक जाने की जो प्रॉब्लम है, इसे दूर करने के लिए आपको इस सेल में सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का यूज करोगे। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों ही कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। यू शेप्ड का, जनरली यू शेप्ड का ये स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कुछ सॉल्ट और एगार एगार या फिर जेली का पेस्ट फिल किया होता है। और ये सॉल्ट ब्रिज जो है दोनों ही कंपार्टमेंट में, मींस एनोडिक कंपार्टमेंट में और कैथोडिक कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कैसे करता है? ये सॉल्ट ब्रिज जो होता है, सॉल्ट इसमें पाया जाता है, और ऐसा सॉल्ट होता है, किस तरह का सॉल्ट होता है, क्यों होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सॉल्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन इंक्रीज कर गया था, इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर गई थी। तो इसका नेगेटिव आयन आकर के, सॉल्ट का जो नेगेटिव आयन है वो आकर के इस पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल कर देगा, और उसी समय इसका जो पॉजिटिव आयन था वो यहाँ पर जाकर के इसके नेगेटिव आयन को बैलेंस कर देगा। मींस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी डिक्रीज कर गई थी उसको उसी के लेवल पे मेंटेन रखेगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, सॉल्ट का एनायन इस कंपार्टमेंट में आकर के और कैटायन इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में आकर के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से एनोडिक कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी और कैथोडिक कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कंटिन्यूअसली बनी रहती है। इसी वजह से कंटिन्यूअसली उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है। तो क्वेश्चन हमसे यह भी पूछा जाता है कि व्हेन सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड इन गैल्वेनिक सेल देन व्हाट विल हैपन। तो सॉल्ट ब्रिज के बिना गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट तो होगी लेकिन कुछ समय के बाद रिएक्शन बंद हो जाएगी। रिएक्शन विल स्टार्ट बट स्टॉप आफ्टर सम टाइम। क्यों? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के बिना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुई तो डेफिनेटली रिएक्शन विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, सेल कंटिन्यूअसली वर्क करता रहे, इसलिए हमें सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट यूज किया जाता है इसकी कंडीशन है, क्योंकि एक टाइम पर ही इसमें पॉजिटिव आयन और एक टाइम पर ही इसमें नेगेटिव आयन, मींस एक ही टाइम, सेम टाइम पर इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज की है और इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज की है। तो होना क्या चाहिए कि सेम स्पीड से सेम टाइम पर, जैसे ही इसका, मान लो इसका एनायन आकर के इसको न्यूट्रल कर दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बनी हुई है, लेकिन यहां पर अभी कैटायन आकर के इसको बैलेंस नहीं कर पाया है, इसको न्यूट्रल नहीं कर पाया है, तो इसमें ये दे तो रहा है लेकिन कॉपर रॉड मींस कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो है वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है। इस वजह से ये जरूरी हो जाता है कि दोनों ही कंपार्टमेंट में न्यूट्रलिटी सेम टाइम पर मेंटेन हो। न्यूट्रलिटी सेम टाइम पर मेंटेन हो, इसका मतलब है कि कैटायन की मोबाइलिटी और एनायन की मोबाइलिटी सेम हो। कैटायन की जाने मूव करने की स्पीड मींस मोबाइलिटी, और एनायन के मूव करने की स्पीड मींस एनायन की मोबाइलिटी दोनों सेम होनी चाहिए। मींस ऐसा ही सॉल्ट हमें सॉल्ट ब्रिज में यूज करना चाहिए जिसके कैटायन की मोबाइलिटी और एनायन की मोबाइलिटी दोनों सेम हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों की आयनिक साइज नियरली इक्वल हो। मींस अगर आपकी साइज सेम है तो आपकी मोबाइलिटी भी सेम होगी। इसी वजह से सॉल्ट ब्रिज में हमेशा ऐसे सॉल्ट का यूज किया जाता है जिसके कैटायन की साइज और एनायन की साइज दोनों सेम, नियरली सेम हो। क्यों? क्योंकि अगर कैटायन और एनायन की साइज नियरली सेम होगी तो उसकी मोबाइलिटी भी नियरली सेम होगी, और अगर उसकी मोबाइलिटी सेम होगा तो उस टाइम पर दोनों ही कंपार्टमेंट में न्यूट्रलिटी सेम टाइम पर मेंटेन होगा, और अगर न्यूट्रलिटी सेम टाइम पे मेंटेन होगा
तभी ये सेल कंटिन्यूअसली बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के वर्क करता रहेगा। तो ऐसे कुछ सॉल्ट हैं जिनके कैटायन और एनायन की मोबाइलिटी सेम होती है, वो है जैसे KCl, KNO3, NH4Cl and NH4NO3. So in salt bridge, only this type of salts are used because the cationic and anionic mobility are same in this type of salts. ठीक है, तो क्वेश्चन ये होता है कि सॉल्ट ब्रिज में किस तरह के सॉल्ट का यूज किया जाता है। ऐसे सॉल्ट जिनकी आयनिक मोबाइलिटी सेम होती है। आयनिक मोबाइलिटी सेम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आयनिक मोबाइलिटी सेम होगी तभी न्यूट्रलिटी सेम टाइम पे मेंटेन होगा। न्यूट्रलिटी सेम टाइम पर मेंटेन हो, इसके लिए आयनिक मोबाइलिटी का सेम होना जरूरी है, और आयनिक मोबाइलिटी सेम तभी हो सकती है जब उनकी आयनिक साइज सेम हो। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज कैसा इस्तेमाल करना चाहिए? जिसकी आयनिक साइज नियरली इक्वल हो। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि विदाउट सॉल्ट ब्रिज रिएक्शन विल स्टार्ट बट स्टॉप आफ्टर सम टाइम। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा आज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? द टेंडेंसी ऑफ आइदर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कब किसी में इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की टेंडेंसी आती है? जब वो एटम अपने ही आयन के कांटेक्ट में आता है। अगर वो किसी दूसरे आयन के कांटेक्ट में आएगा तो उस टाइम पर उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की टेंडेंसी नहीं आएगी। हमने ये जाना कि जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में एनोडिक कंपार्टमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मींस नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोडिक पोर्शन जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि वहाँ वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। जब ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ तो उस टाइम पर Zn+2 में, और कॉपर वही इलेक्ट्रॉन रिड्यूस लेकर के कॉपर में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन एनोडिक कंपार्टमेंट में इंक्रीज करता है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में डिक्रीज करता है। रॉड की साइज इस कंपार्टमेंट में डिक्रीज करेगी और यहाँ पर रॉड की साइज इंक्रीज करेगी। रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहे, मीन्स करंट का फ्लो कंटिन्यूअसली होता रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप सॉल्ट ब्रिज का यूज करो, क्योंकि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। सॉल्ट ब्रिज में कैसे आयन का इस्तेमाल, कैसे सॉल्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? जिनकी आयनिक साइज सेम हो। आयनिक साइज क्यों सेम होनी चाहिए? क्योंकि आयनिक साइज सेम होगी तभी आयनिक मोबाइलिटी सेम होगी। आयनिक मोबाइलिटी क्यों सेम होनी चाहिए? जिससे दोनों कंपार्टमेंट में सेम टाइम पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। तो अभी आज मैंने जितना पढ़ाया इसके बेसिस पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन को आप देख करके सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक इसका नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।